नमस्कार दोस्तों, मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं योगेश कुमावत आज आपको एक ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली अपडेट समय पर मिल सके। दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की अपन बात करें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी में ले लो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में ले लो, हर में इससे 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अपन सेंटर की बात करें तो उसमें आप ले लो एसएससी ले लो, चाहे बैंक ले लो या फिर रेलवे ले लो, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के साथ जैसे अपन स्टेट गवर्नमेंट में टीचर की वैकेंसी लेते हैं, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड एवं 2nd ग्रेड टीचर, पटवार ले लो, आप वीडियो ले लो या फिर एडीसी की ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें अगर ये टॉपिक दे रखा है तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की स्थिति क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जलवायु के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और देशांतर रेखाओं के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि इनसे समय का निर्धारण कैसे होता है। ये बात आगे बढ़ाने से पहले अपन पहले ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, जो ये ग्लोब का प्रतिरूप है, ये प्रतिरूप बेहम मोदे ने दिया था। और ग्लोब को अपन अगर इसकी हिस्ट्री देखना चाहे तो देखेंगे कि सबसे पहले इसकी परिकल्पना पाइथागोरस के द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया था कि ग्लोब की आकृति गेंद के समान गोल है, लेकिन उसके बाद में जॉन हर्शेल आते हैं, उन्होंने कहा कि इसकी आकृति लधवक्ष एवं पर्वताकार है। उन्होंने इसका कारण ये बताया कि पृथ्वी या फिर ग्लोब उत्तर एवं दक्षिण से गोल नहीं हो के चपटा है। चपटा समझते हो ना? हाँ, चपटा है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का ऊपर यानी उत्तर एवं दक्षिण पॉइंट मात्र एक पॉइंट ही दर्शाया गया है। इसका प्रभाव पड़ता है जो अपन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या ज्ञात करेंगे ना, तो उसमें एक अक्षांशीय वृत्त आएगा, उसका प्रभाव अक्षांशीय वृत्त के ऊपर पड़ता है। इसी कारण अक्षांशीय वृत्त की संख्या कम होती है। दोस्तों, अपन बात करें तो पृथ्वी को या ग्लोब को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा इक्वेटर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा एवं भूमध्य रेखा भी कहलाती है। इसके उत्तर वाला भाग तो नॉर्थ पोल कहलाता है और दक्षिण वाला भाग साउथ पोल, या उत्तर वाला भाग तो उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिण वाला भाग दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। अपन जैसे जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा, जो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, एवं इसके दक्षिण में पर आएंगे तो दक्षिण में यहाँ पे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा खींची गई है। दोस्तों, अपन देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ओनली ताप कटिबंधों का निर्माण करती है, ताप कटिबंधों का निर्माण करती है। इसी कारण पृथ्वी के ऊपर ताप कटिबंधों का निर्माण होते हैं। उसमें जैसे शुष्क एरिया कौन सा है एवं अर्ध शुष्क एरिया कौन सा है, इनका अपन अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, अगर सूर्य का प्रभाव देखे पृथ्वी के ऊपर कि तापमान कब ज़्यादा रहता है कब कम रहता है, तो उसका प्रभाव भी इनके ऊपर देखने को मिलता है। जैसे जैसे पृथ्वी या जैसे जैसे सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाता जाएगा, यानी कि पृथ्वी सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर, दोस्तों 21 मार्च
और 23 सितंबर। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधा चमकता है। जैसे 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 21 मार्च से अपन ऊपर जाएंगे तो 21 जून को ये कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होगी, यानी कि दोनों में अपोजिट संबंध होगा। जिससे दिन बड़ा एवं रात छोटी होगी। पृथ्वी एवं सूर्य की बात करें तो इनके बीच की जो औसत दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी घटती एवं बढ़ती रहती है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण जो दिन रात की अवधि है उसमें भी अंतर आता है। और इसी के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, जो ध्रुवों पे होती है। ध्रुवों पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात इसी कारण होती है। दोस्तों आगे अपन बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा खींची गई है? मकर रेखा। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरी और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग से गुजरी है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंतर्गत तीनों रेखाएं या तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर तापमान हमेशा समान रहता है और यहाँ दोपहर बाद में वर्षा हमेशा होती है 2-3 बजे के समथिंग, क्योंकि इसका कारण यही है तापमान एवं वायुदाब। वायुदाब में और तापमान में अपोजिट संबंध होता है। अपोजिट संबंध की बात करें तो इसका प्रभाव अपन देख सकते हैं कि जहाँ तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। तापमान एवं वायुदाब में अपोजिट संबंध होता है, और जहाँ तापमान अधिक और वायुदाब कम होता है उस क्षेत्र को अपन ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और वर्षा हमेशा, या फिर जो मानसूनी हवाएं हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती हैं या फिर चलती हैं। अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो जून के आखिरी सप्ताह में, या नॉर्मली अपन देखें 22-23 जून के समथिंग, उसके बाद में अपने यहाँ पे भारत में वर्षा मूल रूप से या मानसून मूल रूप से चालू होता है। चालू तो इससे पहले भी हो जाता है, लेकिन मूल रूप से या फिर रेगुलर जो स्टार्ट होता है भारत के दक्षिणी भाग से, जो उत्तरी हिंद महासागर से मानसूनी हवाएं चलकर भारत के उत्तर की तरफ चलती हैं, तो उसका प्रभाव भी जून महीने में तापमान अधिक होने के कारण ही होता है। क्योंकि तापमान अधिक होता है यहाँ पे भारत के उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूरे भारत में, क्योंकि सूर्य लंबवत चमकता है। जून में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है, एवं तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा।
और वायुदाब जहाँ कम होता है तो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ हवाएं चलने लगती है। हवाएं चलने के कारण यहाँ वर्षा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हवाएं उत्तरी हिंद महासागर से चलेगी तो वह अपने साथ में नमी लेके भारत के दक्षिणी भाग में प्रवेश करेगी। दक्षिणी भाग में प्रवेश करने के साथ ही यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो भारत के पूर्वी साइड में और एक भाग भारत के पश्चिमी साइड में। ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो जिसे कार्डामम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सब जो समूह है ना, ये तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में या सेंट्रल तमिलनाडु एवं केरल की सीमा के ऊपर जो एरिया बना हुआ है वहाँ पे ये क्षेत्र यहाँ जाने के बाद में ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक अरब सागर वाली कहलाती है, एक बंगाल की खाड़ी वाली। ये है जनरल चीज़ें अपन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में देखेंगे। अब अपन स्थिति की बात करें तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की स्थिति वर्तमान में है क्या। आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अक्षांश यानी कि किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, यानी कि अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से दूरी अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत या फिर अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत ही अध्ययन में आती है कि किस प्रकार से अपन पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी का निर्धारण करें, वो अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही निर्धारण किया जा सकता है। अक्षांश रेखाएं दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहलाती है, या फिर दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है एवं पूर्णवर्त का निर्माण करती है। जैसे दोस्तों अपन देखें कि जैसे मान लो ये ग्लोब है, नॉर्मली अपन ग्लोब देखें तो दोस्तों जैसे मान लो ये ग्लोब है, ये ग्लोब थोड़ा गोल बना दिया मैंने, लेकिन ये ग्लोब है। तो यहाँ से कोई अक्षांश रेखा स्टार्ट हो रही है, जैसे ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये जो ग्लोब है ना, ये पीछे की साइड में भी जैसे सेंटर में ये या फिर फ्रंट में जो ये दिख रहा है, वैसा ही पीछे की साइड में। तो ये रेखाएं ऐसे घूम के आती है, तो ये घूम के आएगी, ऐसे घूम के आएगी, तो ये पूर्णव्रत का निर्माण करती है। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि अक्षांश रेखाएं होती है पूर्णवर्ताकार, अर्धवर्ताकार या फिर गोलाकार, कैसे मान लो। तो अपन देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं हैं पूर्ण वृत्ताकार होती है। पूर्ण वृत्ताकार लॉजिक अपन ने बता ही दिया कि वो पूरा राउंड लगाएगी आगे से पीछे की तरफ, तो ये पूर्ण वृत्ताकार बन जाएगी। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती है। तो दोस्तों ये तो अपन ने देख ही लिया ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाएंगी तो क्षैतिज रेखाएं की खींची जाती है। जो दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। दोस्तों समानांतर का मतलब अपन देख सकते हैं, जैसे ये ग्लोब यहाँ दे रखा है अपने पास में, समानांतर का मतलब हो गया जैसे ये रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, इसके समानांतर का मतलब कि समान जो ये उत्तर में भी उसी दिशा में है, दक्षिण में भी उसी दिशा में है, दोनों के बीच में गैप भी लगभग 111.13 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। समांतर का मतलब हो गया कि एक साथ समान रूप से खींची गई है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा 111.13, और जो ये
अक्षांशीय वृत्त की जो लंबाई होती है, अक्षांशीय वृत्त की जो लंबाई होती है, जो यहाँ से लेके ऐसे गोल बना हुआ है, इसकी जो लंबाई होती है वो जैसे अपन ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे इनकी लंबाई कम होती जाएगी। जैसे भूमध्य रेखा वाली जो अक्षांश रेखा है ना, वो तो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त का निर्माण करती है। दोस्तों अपन देख सकते हैं कि जो सेंटर बिंदु है वहाँ से अपन देखेंगे कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को दो भागों में डिवाइडेशन कर रही है। डिवाइडेशन करने के कारण ये सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। जैसे जैसे अपन उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर उत्तर की तरफ ये चपटी होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी चपटी होने के कारण ये अक्षांशीय वृत्त की लंबाई भी कम होती जाएगी। यहाँ थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ कम होगा, यहाँ जाने के बाद में तो और भी कम हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि जो पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का वजन देखते हैं अपन कि सर्वाधिक वजन पृथ्वी का कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन है जो विज्ञान से या साइंस से रिलेटेड भी है और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भूमध्य रेखा है या फिर किसी वस्तु का वजन ग्लोब या पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी का सेंटर बिंदु है यानी कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के पे जो भूमध्य रेखा है ना, वहाँ पे इसका किसी वस्तु का वजन सबसे कम रहेगा। दोस्तों ध्यान देने की बात है कि जो भूमध्य रेखा है उस पे पृथ्वी पर यानी कि भूमध्य रेखा है ना, उस पे किसी भी वस्तु का वजन कम ही होगा बजाय ध्रुवों से। ध्रुवों पे किसी वस्तु का वजन भूमध्य रेखा से ज़्यादा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि ये पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। इसका रीज़न देख लो, मैंने अभी बताया था आपको कि ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। दोस्तों अपन बात करें कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की, तो दोस्तों अपन देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। जो नॉर्थ में तो होती है 90, साउथ में भी होती है 90 और एक होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दोस्तों अपन देखते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होते हैं जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों देख लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची होती है। यानी कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अक्षांश रेखाओं की। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या 181 होती है, जो 90 तो नॉर्थ में और 90 साउथ में, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। इसका कारण यही है कि पृथ्वी ध्रुवों की ओर चपटी होने के कारण इनकी संख्या ही 179 है। क्योंकि जो ध्रुवों के ऊपर जो 90 जो अपन ने ये बताई है ना, ये ध्रुव की ओर रेखा ना होकर मात्र एक पॉइंट लगा हुआ है। इस कारण इनकी संख्या एक तो नॉर्थ पे, एक साउथ पे एक संख्या कम हो जाती है। यानी कि अपन देख सकते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव एवं 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव ये रेखा ना होकर मात्र बिंदु है। बिंदु होने के कारण जैसे यहाँ एक बिंदु हो गया, जैसे दोस्तों यहाँ एक बिंदु हो गया और एक दक्षिण में बिंदु हो गया। ये बिंदु होने के कारण
एक कम रेखा तो ये कर लो, एक रेखा कम नीचे वाली कर लो, तो 179 वैसे ही हो गए। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं अपन। अक्षांश रेखाओं का चिन्ह फाई होता है। ये तो नॉर्मली बात है दोस्तों, अपन देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं का चिन्ह, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है, ये तो नॉर्मली सभी को पता होता है दोस्तों। भाई अपन ने बात की कि हाँ, कि जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव एवं 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव है ना, वहाँ मात्र कोई रेखा ना होकर मात्र एक पॉइंट ही दर्शाया गया है। अक्षांश रेखाएं, इसके आगे अपन बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा एवं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, इक्वेटर भी कहा जाता है दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जी इक्वेटर रेखा किसको कहा जाता है, तो उसमें बोल देता है कि भूमध्य रेखा को, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को, या फिर ये कर्क रेखा को, या फिर मकर रेखा को। तो दोस्तों अपन आराम से बता सकते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही इक्वेटर रेखा कहा जाता है। दूसरी बात अपन देखते हैं कि कर्क रेखा भी मैंने बताया आपको कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, आर्कटिक वृत्त 76.5 डिग्री उत्तरी, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी। अश्व अक्षांश, जिसे अपन पवन में या वायुदाब पेटियों में अपन अध्ययन करेंगे ना, कि पृथ्वी पर नॉर्मली देखें तो कुल 4 प्रकार की कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, जिसे अपन सेकेंड ग्रेड टीचर की या फर्स्ट ग्रेड टीचर की या फिर रीट में अपन बात करें तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की वायुदाब पेटियां एवं कुल वायुदाब पेटियां कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं कि ये वायुदाब पेटियां 4 प्रकार की कुल 7 वायुदाब पेटियां पृथ्वी के ऊपर है, जिसका अध्ययन अपन वायुदाब वाले टॉपिक में अलग से करेंगे। जो दोस्तों उस टाइम पे अपन देखेंगे अक्षांश, ये अश्व अक्षांश होता है, इसका नाम अश्व अक्षांश से क्यों पड़ा, एवं इसका जो एरिया है वो कितने डिग्री एंगल से कितने डिग्री एंगल तक माना जाता है, इस पेटी को क्या कहा जाता है। नॉर्मली यहाँ अपन देखते हैं कि जो ये क्षेत्र है, जैसे दोस्तों ये क्षेत्र है 30 से 35 डिग्री वाला, तो समथिंग दोस्तों ये यहाँ के समथिंग पड़ता है, यहाँ के समथिंग, क्योंकि ये क्षेत्र है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी ये एक तापजन्य पेटी है दोस्तों। अपन आगे देखेंगे कि तापजन्य एवं गतिजन्य पेटियाँ, जो 7 प्रकार की टोटल पेटियाँ हैं, उनमें तापजन्य एवं गतिजन्य 2 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है इनको। तो अपन वायुदाब वाले टॉपिक में ये चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। जैसे बात करें अपन ने बताया कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिण ध्रुव ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये नॉर्मली बात है। अक्षांश स्थिति की बात करें, जैसे भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, तो नॉर्मली अपन यहाँ देखते हैं कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। नॉर्मली ये जैसे अपन ये पूर्वी भाग एवं ये पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग से अपन देखते हैं, तो भारत की जो अक्षांश स्थिति है उसका अलग से अपन टॉपिक